नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 5 बजे तक की जो वोटिंग हुई है वो तकरीबन 53 कुछ फीसदी हुई है। और ये जब अभी अंतरिम आंकड़े हैं और ये जब डिटेल पूरा आएगा तो हमको लगता है ये 60 तक पहुंचेगा, जो पहले 5 चरण का ट्रेंड रहा है। और अगर सबसे ज्यादा किस जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई तो वो अंबेडकर नगर में दिखाई दे रही है। देखिए, अंबेडकर नगर में जो वोटिंग हुई है वो उस ट्रेंड को समझना होगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हुई है। और वही वो इलाका है जो आप ये समझिए कि इन 57 सीटों में अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है। और उसी गढ़ से 2 लोग निकल कर आते हैं समाजवादी पार्टी में, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा। अब क्या इनके आने की वजह से प्रतिक्रिया हुई है बहन जी के वोटरों में? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरी जो अपनी बातचीत हुई, कम से कम ये जो पार्टी है इनके समर्थकों से, तो ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि उनमें रिएक्शन है एक तरीके का उन नेताओं को लेकर जिन नेताओं ने 2022 में सपा का दामन थामा। और आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे बीच में, तो एक बार चुनाव मतलब ये चुनाव नहीं, 2022 का चुनाव नहीं, उससे पहले के जब चुनाव होते वो संभवतः विधान परिषद का था या राज्यसभा का था, या संभवतः विधान परिषद का ही था। तो उसमें बाकायदे वो खबर भी काफी वायरल हुई जिसमें बहन जी ने कहा था कि अगर हमें समाजवादी पार्टी को हराना है, उसके लिए यदि हमें भाजपा के साथ भी जाना हो तो हम जा सकते हैं। ये उन्होंने कहा था। बात बहुत पुरानी है, लेकिन जब हमने अभी देखा तो किस तरीके की नाराजगी जो बातचीत में हमको समझ में आई कि नहीं, अभी भी बसपा के समर्थकों में है। ऐसी स्थिति में क्या जब ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी में आते हैं तो क्या उस रिएक्शन में वहां इतनी वोटिंग हुई है? और एक चीज आप देखिए कि ये अंबेडकर नगर वही इलाका है जहां से 2019 में बहन जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बाद में फिर कई कारण रहे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, तो वो नहीं लड़ी। पर अब जब ये लोग आए हैं यहां पर समाजवादी पार्टी में, तो क्या अब वो इतिहास दोहरा पाएंगे जो यहां लालजी वर्मा और रामाचल राजभर दोहराते रहे? क्योंकि यहां इनकी जीत की बड़ी वजह वो दलित वोटर रहा है जो बसपा का कोर है। तो क्या वो कोर इनके साथ आया है? असल में समाजवादी पार्टी ने जो सपा से नेता जो सपा में आए हैं नेता बसपा से, वो दरअसल समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपने साथ अपना वो वोट भी लाए होंगे। असल में वो अपनी बिरादरी का हो सकता है वोट लेकर आए हो, लेकिन क्या वो बसपा के वोट में सेंध लगा पाएंगे, ये मुझे बहुत सहज नहीं जान पड़ता है। क्योंकि एक जो सेट थ्योरी है, मैं अभी भी उसको मानता हूं कि साइकिल पर बसपा का वोटर मुझे नहीं लगता कि जा सकता है। ये मेरा अपना अनुभव भी है और मैं इसको मानता भी हूं। और ऐसी स्थिति में जब वो मानकर चल रहा हो कि जिसने बहन जी के साथ बहन जी को कमजोर किया उसे सबक सिखाना है, तो क्या वो सबक सिखाने के लिए उन सीटों पर इनके खिलाफ जा सकता है? इसलिए वो बाहर निकला है। ये एक सवाल है और इसका जवाब हमको लगता है कि 10 मार्च को मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात है कि ये सिर्फ यही नहीं है अंबेडकर नगर में ही। आप अगर गोरखपुर में आइए, दूसरे चिल्लूपार सीट है, चिल्लूपार सीट पर जो वहां पे बसपा के लोग जीतते थे, जैसे यहां पर जो बसपा के लोग जीतते थे और अब सपा में चले गए, वो दरअसल कॉम्बिनेशन था। उसी तरह का कॉम्बिनेशन चिल्लूपार सीट पर था। तो क्या वो जो वहां फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल से क्या वो कॉम्बिनेशन अब उस प्रत्याशी के साथ जाएगा जिस प्रत्याशी ने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन की है? ये एक सवाल है। और आप वैसे भी देखिए, जिस चिल्लूपार की हम बात कर रहे हैं, वहां जो समाजवादी पार्टी के समझिए कि दावेदार रहे संजू गुप्ता, वो खुद ही बागी हो गए और वो आजाद समाज पार्टी से जाकर मैदान में आ गए। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण कितना बड़ा फैक्टर है ये आप समझ सकते हैं। जब लखनऊ पर हम लोगों ने बात की थी चौथे चरण वाली, तब हमने ये कहा था कि वाल्मीकि बस्तियों में चंद्रशेखर रावण का अपना बूथ है और उस बूथ पर काफी भीड़ है। तो वो भीड़ किसका वोट काट रही है ये बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि साइकिल तो चलाया था चंद्रशेखर रावण ने सपा के लिए, तो जाहिर तौर पर वोट भी उन्हीं का कट रहा है। अब वो चाहे अंबेडकर नगर में हो और फिर चाहे चिल्लू पार में हो। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा, अगर आप देखिए तो यहां कई सीटें हैं जहां पर इस तरह की समस्या है, जैसे समाजवादी पार्टी में, जैसे आप सहजनवा में देखिए तो सहजनवा में भी वो बगावत के शिकार है। खड्डा की हम लोग बात कर ही चुके हैं, वहां जो है विजय प्रताप कुशवाहा वो निर्दल हो गए, निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप फाजिल नगर का तो कई बार बताया जा चुका है, इसलिए उस पर हम लोग दोबारा नहीं आएंगे। रुद्रपुर में इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, वहां भी बगावत है। रामकोला में भी बगावत है। ये समाजवादी पार्टी की आप देखिए कि अब जैसे रामकोला सीट हो गई, रामकोला सीट संभवतः कुशीनगर में है। रुद्रपुर जो सीट है वो भी हमको लगता है कि संभवतः जो है कुशीनगर या देवरिया, एक बार मैं इसको चेक कर लूं क्योंकि इसमें थोड़ा हमको लगता है ये देवरिया में है। तो इस तरीके से यहां पर किस तरह की जो उठापटक है वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है रुद्रपुर, ये संभवतः देवरिया में ही है। और एक मिनट मैं थोड़ा निकाल ही लूं, उससे जो है चीजें बड़ी सहज हो जाती हैं, नहीं तो जो है इतनी इस समय गजब का कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो जब हम लोग इसमें देखते हैं तो रुद्रपुर, ठीक है, ये हाँ देवरिया और रामपुर कारखाना, ये भी जो है देवरिया की ही सीट है। और आपको बताएं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहां पर अब ये बगावत का सामना कर रहे हैं। और वैसे आप आइए फिर बस्ती मंडल में सोहरतगढ़ सीट, सोहरतगढ़ पे अमर चौधरी चाहते थे कि उनको सोहरतगढ़ से मिले, समाजवादी पार्टी ने उनको बांसी भेज दिया, फिर उन्होंने उसको छोड़ा और वो जो है वो भी संभवतः चंद्रशेखर रावण वाली ही पार्टी से चुनाव में है। अब ऐसी देखिए आजाद समाज पार्टी से वो भी है। अब आप कल्पना करिए कि ये जो गठजोड़ बनाने की कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कितना नुकसानदायक उनके लिए हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो रेनबो बना था, उस रेनबो में आप देखिए कितने झोल हैं, वो हमने आपको एक एक करके बताया। देखिए फाजिल नगर में तो ये कहा जा रहा है कि स्थिति बड़ी खराब है, बाकी क्या है वो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये जो चर्चा है कि नहीं सरकार बना रहे हैं, तो मैं आपको बलिया की बात बताता हूं। बलिया में एक सीट है बांसडीह से राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ते हैं और वो पिछली बार जीते थे, मतलब वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वहां केतकी सिंह जो हैं वो निषाद पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि निषाद पार्टी का गठबंधन है भाजपा के साथ, और केतकी सिंह ने वहां उनको तकरीबन वो केतकी सिंह से 1600-1700 वोट से जीते थे। तो ऐसी स्थिति में अब बांसडीह का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो सीट निकलेगी या फंसेगी। ये समाजवादी पार्टी की मैं भी आपको बता रहा हूं। हम लोग भाजपा पर तो बाद में आएंगे, पहले ये समझ लें कि कौन कौन सी सीट जो है इनके लिए मुफीद है, और वो ऐसा लग रहा है कि नहीं वहां पर अब इनके लिए समस्या हो गई है। जैसे आप जो बलिया सदर में आते हैं तो बलिया सदर में देखिए, बलिया सदर में यहां दयाशंकर सिंह है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यहां दरअसल मामला जो है वो ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो गया है। अब जो भी हो, देखिए 1-2 सीट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन जनरल ये जो एक नरेटिव था वो नरेटिव है नहीं। इन जनरल ये आप तरह से कहिए कि सब लोगों ने वोट ये किया है कि नहीं हमको इनको लाना है। हाँ, कुछ सीटों पर इस तरह का है, जैसे पत्थरदेवा में कुछ टूटन है ब्राह्मणों में, क्योंकि वहां ब्रह्मशंकर तिवारी हैं। इसी तरह से आप हरैया में आइएगा तो हरैया में कहा जा रहा है कुछ टूटन है, लेकिन जब आप हरैया में टूटन है, हरैया में सपा ने कैंडिडेट जो दिया है वो ब्राह्मण दिया है। और जब आप यहीं पर हरैया से ही 30 किलोमीटर आगे आइए कप्तानगंज, तो कप्तानगंज में इस तरह से टूटन नहीं है, वहां ब्राह्मण जो है उनको जो विधायक हैं सीपी शुक्ला उनको रिपीट किया है, तो लोग ये उनके साथ खड़े हैं। तो इस तरह मतलब अगर आप एक अपवाद को निकाल दें और एक सामान्य आकलन करें तो उसमें टूटन नहीं है, वो एक मुश्त है। और ये
हर जगह हर बिरादरी में देखने को मिल रहा है कि टूटन वहीं पर हो रही है जहां कोई उनका मतलब उनके, देखिए जब मैं एक चीज और बता दूं कि असल में हम जिस चरण में हैं वहां पर जाति एक फैक्टर है। हां, यह ठीक बात है कि वो अब उस तरह का फैक्टर नहीं है जिस तरह का फैक्टर 2014 के पहले हुआ करता था, क्योंकि 2014 के पहले ये जो राजनीतिक परिदृश्य है हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का, इस राजनीतिक परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरह का चेहरा नहीं रहा, इसलिए वो उससे पहले टूटन थी। टूटन क्या, बिखराव था, मैं टूटन नहीं कहूंगा, लेकिन अब एकता आई है। वो आप मंदिर कह सकते हैं, वो आप हिंदुत्व कह सकते हैं, वो जो आपको सही लगे आप वो रूपक उसको दे सकते हैं, लेकिन उनके उसको लेकर एक रूपता आई है, एकता आई है। लेकिन अभी भी ये जो जातीय अस्मिता का मसला है, जातीय आइडेंटिटी का मसला, उसके हिसाब से कुछ कुछ जगहों पर टूटन है। और जैसे आपको मैं एक सीट बताऊं बस्ती की, बस्ती में बड़ी दिलचस्प बात है। बस्ती सदर में जो कुर्मी वोटर उनका एक अपना अलग मत व्यवहार है, और जब आप रुधौली में जाइएगा तो कुर्मियों का एक अलग मत व्यवहार है, और जब आप कप्तानगंज में आइएगा तो कुर्मियों का एक अलग मत व्यवहार है। तो ये दरअसल तमाम इस तरह से मत व्यवहार बदल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चंक है, जो आप कहिए कि मुझे लगता है कि वो भाजपा की रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से अगर आप देखें, तो वो है गैर यादव वोट। गैर यादव वोट में अगर आप कुर्मी का थोड़ा बहुत विचलन निकाल दीजिए, क्योंकि यहां देखने को मिल रहा है, पर जब आप सोनभद्र और मिर्जापुर में जाएंगे तो वहां संभावना निगढ़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां अपना दल का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो अगर जो यहां पर थोड़ा बहुत विचलन है उसको अगर हम हटा दें, कुर्मियों को थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा विचलन मुझे नहीं लग रहा है, और ना मैं समझ पाया और जो मेरी बातचीत में निकल कर आया है उसमें बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं दिखता है। तो बाकी जो गैर यादव ओबीसी हैं उसमें एक जुटता है बहुत हद तक। जैसे आप देखिए कि ये मौर्य वाला हिस्सा बहुत हद तक इसमें एकजुटता है। इस तरह की तमाम चीजें हैं जिसमें ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी यहां पर उस तरह की सेंध लगाती नहीं दिख रही है जिस तरह की सेंध ये इसकी संभावना थी कि यहां लगाएंगे। जैसे मैं महाराजगंज की बात करूं तो महाराजगंज में 2 सीटें हैं जो जिसको माना जा रहा है कि फंसी हुई हैं भाजपा के लिहाज से। इसी तरह से देवरिया में 2 सीटें हैं जिसको माना जा रहा है कि फंसी हुई हैं भाजपा के लिहाज से। तो जब आप अगर बस्ती मंडल में आए तो बस्ती मंडल में बस्ती जिले में 3 सीटें मानी जा रही हैं कि भाजपा के लिहाज से फंसी हुई हैं। आप संत कबीर नगर में आइए तो वहां तकरीबन 2 सीटें मानी जा रही हैं कि फंसी हुई हैं। और उसी तरीके से जब आप सिद्धार्थ नगर में जाइएगा तो वहां भी 3 सीटें मानी जा रही हैं कि फंसी हुई हैं। लेकिन जब आप गोरखपुर मंडल में आते हैं तो यहां सीटों के फंसने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो ये जो चरण है, इस चरण से एक चीज तो तय हो रही है कि अब भाजपा बहुमत में आ चुकी है। ये मेरा मानना है कि ये आप ये कह सकते हैं कि बोनस के तौर पर इसको मिल रहा है। ये जो चरण है, इस चरण में गोरखपुर मंडल की बात करें तो यहां तकरीबन 28 सीटें थी भाजपा की, 23 माफ करिएगा, 28 सीटें हैं, 23 पे जो है वो भाजपा जीती थी। लेकिन अभी इसका एकदम जो क्लियर पिक्चर है वो क्लियर पिक्चर, और अभी जैसा कि हमने बताया कि महाराजगंज में आप 2 लीजिए, गोरखपुर में 2 सीटें मानी जा रही हैं, कुशीनगर में अगर हम कहें तो कुशीनगर, देवरिया में 2 ले लीजिए, कुशीनगर में भी एक से, जैसे तमकुही राज तो वो भाई वहां से जो है वो जीतते ही रहे हैं। अब इस बार कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो एक अलग मसला है। बाकी कुशीनगर में, फाजिल नगर में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। महाराजगंज का हमने आपको बताया कि 2 सीटें यहां कहा जा रहा है कि फंसी हुई हैं।
जब आप कुशीनगर में देख रहे हैं तो कुशीनगर में अगर हम फंसने के लिहाज से कहें तो यहां पर भी 2 सीटें ऐसी लग रही हैं जहां दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिला जुला के अगर हम 23 की बात करें तो 23 में से तकरीबन यहां अभी भी 28 हैं और 28 में 23 भाजपा पाई थी गोरखपुर मंडल में, 23 तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस 23 में ये तकरीबन 18 सीटें भाजपा बचा ले जाएगी। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखिए, यहां बसपा भी गेन कर सकती है, इसकी भी बड़ी संभावना है। मैं और जो इनका गठबंधन वगैरह था उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भाजपा का, चूंकि अब तो नए तरीका गठबंधन बना है तो अब निषाद पार्टी क्या लाएगी वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जब बस्ती मंडल का हमने आपको बताया, और अब अगर आप ये कहें कि असल में यहां कितनी सीटें पा रही हैं, तो दरअसल इसको लेकर हम लोग एकदम अलग और हर सीट वाइज बात करेंगे। अभी जो अपना मसला था वो ये था कि जिस समाजवादी पार्टी को लेकर एक अलग तरीके की हवा बनाई जा रही है, और तकरीबन अब देखिए तो कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो इतना पार कर गए, ये तो उतना पार कर गए, और ये यहां पहुंच गए और वो वहां पहुंच गए, तो असल में कोई कहीं नहीं पहुंचा है। वो जो पहुंचने वाली स्थिति है वो मैंने आपको बताया कि मोटा मोटी यही स्थिति है कि 10-15 सीट पा जाएंगे, वो बहुत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सरकार, देखिए सरकार तो बड़ी दूर की कौड़ी है, और ये कहा भी जा रहा है कि अगर ये 3 डिजिट तक पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अखिलेश यादव की। बाकी भाजपा कहां खड़ी है 6वें चरण के बाद, इस पर हम लोग अलग से डिटेल में एक विश्लेषण करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके आसपास जो घटनाक्रम है तमाम सीटों को लेकर उसको साझा कीजिए।